हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, 45 जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड पोस्ट परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी आती है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलते हैं, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो 4 बजे और हिंदी की जो शाम को 7 बजे आप सबको डेली बेसिस पे देखने को आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको जो है एग्जाम का अपडेट मिलेगा, आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करेंगे। 76 से आपकी क्लास स्टार्ट होगी और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 76 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड डफरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया इसका में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस की स्थापना का विचार जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग में की उपस्थिति थी, ठीक है, जिसे उनके सहयोगी ए ओ यूम ने जो मूर्त रूप दिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 77 नंबर 77, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भकना के इस प्रयासों से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य जो है भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए जो है गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन आपका 78 है, 78 में बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? तो इसका नाम था साथियों हंटर कमीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका ब्रिटिश सरकार ने विवशता ब्रिटिश सरकार ने विवशता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु जो है अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की, जिसमें 8 सदस्य थे। हंटर कमेटी ने जो संपूर्ण प्रकरण पर लीबापोती का प्रयास किया तथा सभी आरोपियों को हल्का दंड का विधान दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथी 79 नंबर, गांधी इरविन समझौता हुआ था कब? तो गांधी इरविन समझौता आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाता। 1931 में तेज बहादुर स्प्रू और जयकर ने जो है जयकर के प्रयत्नों ने गांधी जी एवं इरविन के मध्य जो 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को अस्पष्ट एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट को जो है दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 80 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर का। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जहांगीर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। हाकिंस की वापसी के पश्चात 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा, जो सम्राट जहांगीर की कृपा प्राप्त करने में सफल हुआ। ठीक है, वह पुर्तगाली विरोध के बावजूद भी व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। उसके प्रयासों के फलस्वरूप जो सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा तथा मछलीपट्टनम में अंग्रेजी कोठियां स्थापित हुई। ठीक है, अगला आपका 81 नंबर बताइएगा राइट आंसर का। सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है? तो सांख्य दर्शन से संबंधित आपके हो जाएंगे यहाँ पे कपिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 82 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन? बताइए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे कौन? तो यह थे आपके साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन का गठन किया, जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश में जनमत के लिए एक शक्तिशाली संस्था का गठन करना था। इसमें जमींदारों के बजाय मध्य वर्ग को प्रधानता दी गई। इस संगठन ने जो है प्रसिद्ध सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। ठीक है, कालांतर में यह संस्था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलीन हो गई। ठीक है, अगला आपका साथियों है 83 नंबर, उपनिषदों की विषय वस्तु है क्या? बताइए,
उपनिषदों उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषदों की विषय वस्तु आपकी दर्शन है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उपनिषद जिसका शाब्दिक तात्पर्य है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा शांत करना, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है जिसका रचना वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है जिसकी रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसमें जो है वैदिक चिंतन एवं दर्शन के चरमोत्कर्ष मिलता है। इसका मुख्य प्रतिपाद ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मज्ञान है जो दार्शनिक विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथी है 84 में, बताइएगा आंसर को। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो यह था साथियों आपका सातवाहन वंश का। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, गौतमी पुत्र जो सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने को एकमात्र ब्राह्मण क शकों को हराया तथा क्षत्रियों के दर्प को चूर किया। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी मां वल्लभी की नासिक प्रशस्ति से जो है प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी कि 380 से लेकर 415 ईस्वी तक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। और फायान जो है 399 से लेकर 414 ईसा पूर्व, यानी कि इसी के शासनकाल में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत के मध्य जो है मध्य प्रदेश को जो है ब्राह्मणों का देश कहा है। पाटलिपुत्र से ही उसने जो है वापसी यात्रा आरंभ की। अपनी पूरी यात्रा के विवरण में वह कहीं भी सम्राट का नाम उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके साथ 86 में, बताने की कोशिश करेंगे। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? तो अजंता के प्राचीनतम चित्र काल का आपका हो जाएगा पहली शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका। अजंता की गुफाएं जो आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता में पहले जो 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु अब केवल जो 6 गुफाएं के चित्र ही अवशिष्ट हैं। इनमें से 9 से 10वीं गुफाओं के चित्र सबसे प्राचीन है और उनका समय लगभग जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 87 नंबर, क्या दिए गए? सूची 1 में दिए गए तीर्थ यात्रियों का मिलन सूची 2 में दिए गए राजवंशों से कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कीजिए। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, यानी कि मौर्य वंश में जो है इसका संबंध हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। और फायान जो है गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश, फायान जो है चंद्रगुप्त यानी कि गुप्त वंश, और वेनसांगा जो हर्षवर्धन पुष्यमित्र, वेनसांगा जो है हर्षवर्धन यानी कि पुष्यभूति वंश के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगला है आपका साथियों है 88 नंबर। उत्तर रामचरित के लेखक थे कौन? तो उत्तर रामचरित के लेखक आपके भवभूति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका आंसर। संस्कृत के नाटककारों में कालिदास की बराबरी करने की क्षमता जो भवभूति में ही दिखाई देती है। उनका आविर्भाव जो 700 ईस्वी के लगभग हुआ है और वे कन्नौज के शासक यशो वर्मा की राज्यसभा में निवास करते थे। ठीक है, उत्तर रामचरित भवभूति का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसके 7 अंकों में रामायण के उत्तरार्ध की कथा वर्णित है। ठीक है, राम के राज्याभिषेक, सीता परित्याग तथा पुनर्मिलन तक की घटनाओं का वर्णन अत्यंत सजीवता के साथ किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है मालती माधव तथा महावीर चरित्र नाटकों की रचना भी जो है भवभूति ने ही की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका साथियों 89 नंबर, बताइएगा आंसर। अशोक के 14वें शिलालेख पाए गए थे कहाँ पे? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उज्जैन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका आंसर होगा। चलिए अगला आपका साथियों है एक मिनट, नहीं गलत है, गिरनार में पाए गए थे। ठीक है, उज्जैन में नहीं पाए गए थे, गिरनार में पाए गए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, गुजरात प्रांत के काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी है। यहीं से जो है रुद्र दामन तथा समुद्रगुप्त के लेख भी जो है मिलते हैं। 1852 ईस्वी में कर्नल टर्नर टॉड, ठीक है, ने इन लेखों का पता लगा। अशोक का शिलालेख 2 भागों में है जिनके बीच में ऊपर से नीचे तक एक रेखा खींची गई है। पहले 5 लेख बाईं ओर तथा 7 दाईं ओर उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, तीसरा लेख नीचे जिसकी दाईं ओर 14वां लेख और गिरनार लेख अपेक्षाकृत सबसे सुरक्षित अवस्था में है। ठीक है, अगला आपका 90 नंबर। तद्भव शब्द है कौन सा यहाँ पे? तो तद्भव देखिए साय ग्रह चंचु सूर, सूर आपका एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, सूर आपका जो है तद्भव शब्द। अगला आपका 91 नंबर, जो नम्रता से बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो नम्रता से बोलता हो उसको मृदुभाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? बताइए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो यह था साथियों आपका एक खैराती अस्पताल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका, रोगियों की चिकित्सा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में दार उल सफा अथवा खैराती दवाखाना की स्थापना की। यहाँ रोगियों को जो है निःशुल्क चिकित्सा एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है, अगला आपका 93 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऋग्वेद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट है। गायत्री मंत्र में उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। यह जो है सूर्य देवता सविता को समर्पित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 94 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? बताइए। तो आपका राइट आंसर अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका, बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। बदायूनी जो है अकबर को कोसता था, क्योंकि अकबर के कारण उसे जो है हिंदू देवी देवताओं के नाम लिखने पड़ते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 95 में बताने की कोशिश कीजिएगा। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/20 भूभाग पर नील की खेती से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका, चंपारण में कृषक आंदोलन की समस्या बहुत पुरानी थी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों से अनुबंध किया था, जिसके तहत किसान अपनी कुल भूमि के 3/20वें भाग में नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। इसे जो है 3 कठिया पद्धति कहते थे। अगला क्वेश्चन आपका 96, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? तो नाबार्ड का प्रमुख कार्य आपका होता है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करना। ठीक है, क्लियर है। समन्वित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नाबार्ड कृषि क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करता है। यह राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों तथा रिजर्व बैंक द्वारा मान्य अन्य वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालिक मध्यकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, अगला आपका 97 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत जब आगम कीमतें स्थिर हो और बाय मितव्यताएं न हो, उद्योग पूर्ति वर्ग क्या होगा? बताइए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत क्या होता है? तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत आपका सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आपका साथियों 98 नंबर, बताइएगा आंसर हो जाएगा। एकाधिकारितम प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है। कैसे? तो आपका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। एकाधिकारितम प्रतिस्पर्धा में फर्म का दीर्घकालीन संतुलन दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में बनता है, क्योंकि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फर्में जब सामान्य लाभ कमाती हैं तो भी स्तंभ के कम आकार की होती हैं और अतिरिक्त क्षमता के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, अगला आपका साथियों 99 नंबर, बताइएगा आंसर। चूज द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसका नाउन आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग का नाउन आपका हो जाएगा स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का नाउन आपका स्ट्रेंथ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 100 नंबर, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिया नहीं गया है, तो देखिए हमने क्या पूछा है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन इन चारों में से आपका डेट आपका एक प्रोनाउन शब्द होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ क्लास आपकी जो है यहाँ पे कलाओं की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है, पसंद है। क्लास का जो फीडबैक है नीचे कमेंट में बताए। क्लास अच्छी लगे लाइक करके चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और हमें जो है कमेंट अपना फीडबैक बता के जाएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।